को अधिकार देने का ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। The date of the next census is indeterminate. The date of the next delimitation is indeterminate. How are we going to get it? नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है। हमारे पार्लियामेंट ने 19 सितंबर को अपना रूप बदल लिया, यानी कि जो देश के सांसद हैं उनकी शिफ्टिंग हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे न्यू पार्लियामेंट के बारे में। फाइनली ओपनिंग हो चुकी है न्यू पार्लियामेंट की, और जो पुराना पार्लियामेंट है वो बनेगा म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी। नाम बड़ा चुन के रखा है, लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक तरीके से कहे तो पॉजिटिव मास्टर स्ट्रोक, वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि लोकसभा में 454 वोट के साथ पास हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो वुमेन रिजर्वेशन भी जरूरी है, लेकिन सवाल ये आता है कि अभी ही क्यों इसे लाया गया, पिछले 10 सालों में इसे क्यों नहीं लाया गया, यहां तक कि उसका जिक्र भी नहीं किया गया। क्या अगर हम इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को वोट बैंक कहे तो गलत होगा या सही, जानते हैं हम इस वीडियो में डिटेल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस लाता हूं जो आपको डीप नॉलेज देती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल को डिटेल में समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री पर फोकस करना होगा। ये आज से नहीं, 36 साल पहले से बिल को पास करने की कोशिशें चली आ रही है। सारे नेताओं ने बहुत कोशिश की इस बिल को पास कराने की, लेकिन ये जितनी बार पास होने के कगार पर था उतना ही रिजेक्ट होता गया। 1987 में राजीव गांधी सरकार ने नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर वुमेन को लाया 1988 से 2000 तक के लिए। उसमें 14 मेंबर की कमेटी टीम बनाई गई, जिसे लीड कर रही थी उस समय यूनियन मिनिस्टर मार्गेटा अल्वा। उस कमेटी ने 1988 में कुल 353 रिकमेंडेशन लिए, जिसमें एक रिकमेंडेशन था रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज। तो इस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन बिल का रिकमेंडेशन किया गया। लेकिन बहुत वक्त बाद 1992 में कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्लस म्युनिसिपैलिटीज और SC, ST और OBC में 33% की सीट का रिजर्वेशन कर दी। तो कुछ हद तक रिजर्वेशन की नींव यहां पर रख दी गई। के बाद 1996 HD देवा गौड़ा सरकार ने 81 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन को पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के अलावा नेशनल पार्लियामेंट स्टेट में भी ले जाने की कोशिश की। लेकिन अलग OBC रिजर्वेशन फॉर वुमेन ना होने के कारण OBC लीडर्स ने कड़ा विरोध किया, और खैर बाद में तो उनकी सरकार भी गिर गई। तो यहाँ ये सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर IK गुजराल ने भी इस बिल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, लेकिन उस पर भी कामयाबी नहीं मिली। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लगातार कोशिश की, लेकिन फिर भी ये बिल पास नहीं हुआ। 20 जुलाई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट लॉ मिनिस्टर M डोम्बे दोराई ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। तब RJD के MP सुरेंद्र प्रकाश यादव और अजीत कुमार मेहता ने उस बिल का बहुत विरोध किया, यहाँ तक कि उसकी कॉपी को छीन लिया और पार्लियामेंट में सबके सामने फाड़ दिया। और इनके इस एक्शन को सपोर्ट किया लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे लीडर्स ने। इसके बाद इस मामले में एक बड़ी सफलता मिली मनमोहन सिंह कांग्रेस की गवर्नमेंट को। 6 मई 2008 में यह बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया एस कॉन्स्टिट्यूशन 108 अमेंडमेंट बिल। उसके बाद 9 मई को 2008 को इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया, और स्टैंडिंग कमेटी ने 17 दिसंबर 2009 को रिपोर्ट सबमिट की, और फाइनली 9 मार्च 2010 में इस बिल को राज्यसभा में पास करा दिया गया। कितने वोट से? 186। जी हाँ दोस्तों, 186 वोट से ये बिल पास हुआ, और सिर्फ एक वोट अगेंस्ट आया। लेकिन फिर भी ये बिल आगे नहीं बढ़ पाया। इन सब में मेन रीजन था OBC रिजर्वेशन का कुछ अलग ही मांग थी जो इनसे पूरी नहीं हो पा रही थी। और जब इस वक्त इस बिल को फिर से पास किया गया है तो कांग्रेस दावा कर रही है कि ये हमारा बिल है, और इस पर जमकर विरोध कर रही है कि ये हमारा लाया हुआ। लेकिन दोस्तों, ये बिल कांग्रेस का होता अगर 2010 में कांग्रेस थोड़ा और एफर्ट लगाती, तब इतने हाई मेजोरिटी राज्यसभा में मिलने के बाद भी कांग्रेस ने इस बिल को लोकसभा में पेश ही नहीं किया। खैर, बात करें अपोज करने की तो कई सारे लीडर्स इसके अपोज भी करते आ रहे हैं। यहाँ तक के NDA BJP के लीडर्स ने भी इसका बहुत ज्यादा अपोज किया है। आप क्यों कांग्रेस के पाप को अपने सिर पे लेना चाहते हैं? पार्टी के अंदर इस बात को रखना चाहते हैं। खुशी है कि महिला आरक्षण बिल आया, लेकिन मुझे इसकी कसक है ये बिना OBC आरक्षण के आया। कौन कहता है महिला रिजर्वेशन? हम कहते हैं 100%, लेकिन भारत की हकीकत को छोड़कर करो। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आखिर 9.5 साल बाद इसे क्यों लाया गया, पहले क्यों नहीं? वुमेन रिजर्वेशन को अभी कहा जा रहा है मोदी का मास्टर स्ट्रोक,
क्योंकि ये 10 सालों में भी हो सकता था, लेकिन अब ये इलेक्शन से कुछ ही महीनों पहले हो रहा है। हालांकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया एयरलाइंस इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं तानातानी में देखने को मिल सकती है, इसलिए ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि कांग्रेस हमेशा इस बिल के सपोर्ट में रही है और उनकी एयरलाइंस के कई सारे पार्टनर्स हैं जो इस बिल के खिलाफ रहे हैं। फिलहाल इंडिया एयरलाइंस के बाकी पार्टनर जैसे आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जो पहले से इस बिल को जमकर अपोज कर रही थी, आज वो इस बिल को सपोर्ट कर रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या फंडा है जो सभी पार्टीज वुमेन्स यानी नारी शक्ति के पीछे लगी हुई है? चलिए इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है वो आपको मैं बता दूं। क्योंकि अगर पिछले लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो वुमेन का वोटर्स परसेंटेज देखा जाए तो 47% से बढ़कर 48.13% हो चुका है। मतलब 50% अब वुमेन वोटर्स है हमारे चुनाव में। मतलब समाज में अब वुमेन एक बड़ा वोट बैंक है सारी पार्टीज के लिए। इसीलिए 2024 के इलेक्शन में वुमेन्स का वोट हासिल करने के लिए एक बड़ा कदम बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन दोस्तों, ये बिल तो पास आज हो जाएगा, लेकिन काम कब होगा, इंप्लीमेंट कब होगा, इसके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। वुमेन रिजर्वेशन बिल सिर्फ ये कह रहा है कि अमेंडमेंट के बाद जब सेंसेक्स होगा, उसके बाद जब डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद जब इंप्लीमेंटेशन होगी, शायद ये सब चीजें होने के लिए 2035 तो आसानी से आ जाए। इसलिए तो कोई गारंटी ही नहीं दे रहा है कि ये इंप्लीमेंट कब होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा या 8 साल में होगा। मे बी आई गेस 10 साल तो कहीं नहीं गए इसके इंप्लीमेंट होने के लिए। अब देर भी तो बीजेपी की साइड से ही हुई है। अगर इसे 10 साल पहले लाया गया होता तो अब तक ये इंप्लीमेंट भी हो चुका होता। तो अब तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बीजेपी ने इस चीज को लाई है तो शायद वोट बटोरने के लिए लाई है। तो आप मेरे से ज्यादा होशियार हो। आज के लिए इतना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मुझे सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों, भारत में एक ऐसी समस्या है जो शायद ही कोई नेता कभी सॉल्व कर पाए, वो है जॉब की। भारत में अब तक सिर्फ 2 से 3% लोगों के पास ही जॉब नहीं थी, लेकिन अब कोरोना के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 8% हो गया। नेता आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को आज तक किसी ने सॉल्व ही नहीं किया। लेकिन इसका मेजर रीजन है क्या? क्यों इतने लोग जॉबलेस होते जा रहे हैं? ये आज हम जानेंगे इस वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियो लाता हूं जो आपको डीप नॉलेज देती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग अप्रैल 2023 में भारत अनएम्प्लॉयमेंट करीब 8.11% तक पहुंच चुका था। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है, जहां हम इतने सालों से बेरोजगारी देखते हुए आ रहे भारत में, वहीं एक तरफ भारत उतनी ही तेजी से डेवलप भी हो रहा है। भारत की जीडीपी डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। 1947 में एक वक्त था जब भारत खाने का मोहताज था, इतनी खराब कंडीशन, और वहीं आज हम खाने का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जहां इंडियन लिटरेसी रेट 77.7 है, फिर भी इतनी बेरोजगारी हम भारत में क्यों देखते हैं और भारत इन सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता है, ये सारी चीज हम थोड़ी डिटेल में जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती जरा भी मत करना। अगर देखा जाए तो दोस्तों, पॉपुलेशन में भारत इस साल चाइना से भी आगे निकल चुका है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, भारत की पॉपुलेशन 142 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिसमें करीब 68% आबादी 15 से 20 साल के बीच है, जबकि 65 साल की आबादी सिर्फ 7% है। यानी भारत अभी फिलहाल एक जवान देश है। अगर यूथ पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में 50% आबादी 25 साल के नीचे है। यानी भारत को यूथ पॉपुलेशन वाला देश कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आपको यह जानकर बहुत शौक लगेगा कि जो 50% वाली यूथ की आबादी है ना, उसमें से ज्यादातर लोगों ने जॉब की तलाश करना ही छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत के यूथ अब घर पर बैठ गया है, लेकिन उसमें उसकी खुशी नहीं है बल्कि मजबूरी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अपने लिए सही जॉब ना ढूंढ पाने की वजह से, स्पेशली गर्ल्स जिन्होंने जॉब ढूंढने ही बंद कर दिया है। भारत में इनकी जनसंख्या के आंकड़े के हिसाब से 25% लोगों ने जॉब ढूंढना ही बंद कर दिया। यहाँ आप ये सोच रहे होगे कि मैंने बोला कि स्पेशली गर्ल्स ने जॉब ढूंढना बंद कर दिया। आप सोचोगे उससे क्या फर्क पड़ता है, बॉयज तो ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो एक घर में 4 महिलाएं और 1 पुरुष होते हैं ना, ऐसे बहुत ही कम घर होते हैं जो फाइनेंशियल फिट होते हैं। इसीलिए आज के वक्त पर महिला भी एक मेजर रोल प्ले करती है घर चलाने में। साल 2019 की एक रिपोर्ट इस बात का दावा करती है कि 2019 में 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे, जबकि लॉकडाउन के बाद करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। यहां तक कि मोदी सरकार का 2014 में लाया गया मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 10 करोड़ जॉब प्रोड्यूस करने वाला था, वो भी अभी फिलहाल फेल होता नजर आ रहा है। अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो इंडियन लॉ है ना, वो इनफ्लेक्सिबल और ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, और यहां तक कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा खराब है, जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है।
अनएम्प्लॉयमेंट का भारत में बेसिक रीजन है वो है एजुकेशन। स्कूल्स तो भारत में प्रतिदिन बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन एजुकेशन आजादी के बाद भी उसी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। स्कूल्स में कभी स्किल्स पर उस तरीके से कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल बेस्ड स्टार्ट से ज्यादा रिटन एग्जामिनेशन पर ज्यादा फोकस करता है, और जब ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और जब बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसमें वो स्किल्स और कॉन्फिडेंस में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। डे बाय डे पॉपुलेशन के बढ़ते ग्रोथ रेट के हिसाब से पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देना हमारे सरकार के कंट्रोल में नहीं है। बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से खेतों पर भी बहुत ज्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। साथ ही लो प्रोडक्टिविटी, डिफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग, कैपिटल की कमी जैसे बहुत सारे मेजर फैक्टर है जो भारत की बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत को इस बेरोजगारी से 2030 तक बाहर निकलना है तो उसे करीब 90 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटी को पैदा करना होगा, और जो हिसाब से आज की सिचुएशन है इंडिया की, उसमें 90 मिलियन जॉब पैदा करना एक नामुमकिन सी बात है। आजकल के लोग अनएम्प्लॉयमेंट को काफी हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अनएम्प्लॉयमेंट ना ही सिर्फ लोगों को बल्कि देश को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिकेटर ऑफ नेशनल डिस्ट्रक्शन भी माना जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अपने साथ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, एक्सप्लॉयटेशन, क्राइम, थेफ्ट, डकैती और पॉवर्टी जैसी चीजें लेकर आती है, जिससे ओवरऑल नेशनल रेवेन्यू लगातार गिरती जाती है। अगर हम इससे होने वाले पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस को देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काफी ज्यादा देश में अशांति देखी जाती है। लोगों के दिलों में सरकार के लिए गुस्सा देखने को मिलता है। फैमिली प्रेशर की वजह से बच्चा पढ़ाई करके डिग्री तो हासिल कर लेता है, लेकिन जब उसके बाद उन लोगों को जॉब्स नहीं मिलती है तो वो आक्रोश सड़कों पर देखने मिलता है, और इसी कारण की वजह से सरकार भी स्टेबल नहीं रह पाती। बेरोजगारी की वजह से आज चाइल्ड क्राइम भी बहुत बढ़ते दिख रहे हैं। पैसे की वजह से माँ बाप अपने बच्चों को भी सही एजुकेशन नहीं दे पाते, जिसकी वजह से परिवार का खर्च पूरा करने के लिए काफी बच्चों को छोटी से छोटी उम्र में ही काम करना पड़ जाता है, जिसके कारण कई सारे बच्चे गलत संगत में पड़ने की वजह से बाल अपराधी बन जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत में हमेशा से ऐसी बेरोजगारी नहीं थी। एक समय था भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब ब्रिटिशर भारत आए तो उन्होंने भारत को लूटना शुरू कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब ब्रिटिशर थे तब से भारत में बेरोजगारी आना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शहरों में शुरू होते गए वैसे वैसे गांव से छोटे मोटे यूनिट्स बंद होने लग गए, जिसके कारण गांव में पैसे कमाने के लिए लोगों को शहरों में आना पड़ा था। तब जॉब्स बहुत थी, लोग कम थे, और आज लोग ज्यादा है, जॉब्स कम है, और बढ़ती ग्रोथ रेट से आज भी लोग शहरों में आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना मुश्किल होता जा रहा है। और आजकल के कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी छोटे मोटे जॉब करना उनके शान और शौकत के खिलाफ समझते हैं, इसीलिए वो कम दर्जे वाली नौकरी भी नहीं करते और घर पर बैठ जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इंसान को काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपराध करने में भी देरी नहीं करता। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा देने का रास्ता ढूंढना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बेरोजगारी को आखिर दूर करे तो करे कैसे। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कतर का। कतर जैसे देश को तो आप सभी लोग जानते होंगे। एक वक्त था जब कतर में बेरोजगारी बहुत थी, लेकिन कतर ने अपने नागरिकों को फाइनेंशियल सपोर्ट किया, फ्री एजुकेशन दी और फ्री हॉस्पिटैलिटी दी, जिसके कारण आज कतर में अनएम्प्लॉयमेंट 0.1% से भी कम है। अब आप बोलोगे कतर तो ऑयल बेचकर कर सकता है, वो खुद ही इतना अमीर देश है। लेकिन दोस्तों सिर्फ ऑयल बेचने से इतना कुछ नहीं होता। कतर ने अपने शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई, पार्क्स बनाए और भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए टूरिस्ट कई देशों से आते थे। वहीं टूरिज्म के पैसे से कतर अपने नागरिक को हेल्प करता था एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी में। उसके बाद कतर ने अपने देश के काफी सारे टैक्सेस कम कर दिए, जिसके कारण बड़ी बड़ी बाहर की कंपनीज कतर में आने शुरू हो गई, जिससे कतर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। यहां तक कि उन कंपनियों में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई सारे देश के लोग भी वहां जाकर काम करते हैं। इससे साबित होता है कि टैक्स कम करने से ना ही कतर ने उनके देश को एम्प्लॉयमेंट दिलाया, बल्कि साथ ही साथ बाहर के देशों को भी वहां से रोजगार मिला। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे इस वक्त भारत को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए रोजगार के मामले में। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करना।
तो दोस्तों, फैशन एक ऐसी चीज है जो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। कुछ लोग तो फैशन को लेकर इतना सीरियस होते हैं कि 3 से 4 बार रिसेंटली खरीदे हुए कपड़े को पहनकर फेंक देते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई अमीरों की। अब बात करते हैं मिडिल क्लास के बारे में। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो ट्रेंड के हिसाब से फैशन करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की वजह से वो कर नहीं पाते। तो सोचिए, अगर न्यू फैशनेबल क्लोथ्स आपको 10% से कम में मिले तो क्या आप उस शॉप पर बार बार नहीं जाओगे ना? ये तो एक ह्यूमन फंडा है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उस ब्रांड के बारे में बात करने वाला हूँ जो कम रेट में आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। उस ब्रांड का नाम है ज़ूडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ज़ूडियो ने कपड़े की इंडस्ट्री में तहलका मचा के रखा है। यहाँ आपको अच्छे स्टाइलिश क्लोथ सिर्फ 199 रुपीज में देखने को मिल जाएंगे। ज़ूडियो ने ना ही सिर्फ इतने कॉम्प्लिकेटेड क्लोथ मार्केट को क्रैक किया है, यहाँ तक कि ट्रेंड्स और H&M जैसे ब्रांड को भी टक्कर देता हुआ आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोस्तों, इस ब्रांड ने इतनी पॉपुलैरिटी सिर्फ 6 सालों में हासिल की, वो भी बिना कोई मार्केटिंग किए। कैसे इस ब्रांड ने बिना मार्केटिंग किए हुए इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की और कैसे ये ब्रांड 2-2 हजार के टी-शर्ट्स इतने सस्ते रेट में बेच रहा है, इन सारी स्ट्रेटेजीज को जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि सस्ते में मिल रहा है मतलब लो क्वालिटी होगी, लेकिन ज़ूडियो में ऐसा नहीं है दोस्त। यहाँ बड़े बड़े फैशन रिटेलर जैसे फ्यूचर लाइफस्टाइल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल अपने प्रोडक्ट को इतने महंगे रेट में बेचने के बाद भी काफी लॉस में चल रहा है। ऐसे में ज़ूडियो सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इतने कम रेट में बेचकर इतना प्रॉफिटेबल कैसे बना हुआ है, इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि ज़ूडियो की शुरुआत कैसे और कब हुई। दोस्तों, इंडिया में फैशन इंडस्ट्री आजकल काफी बूम कर रही है। सभी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। वहीं ज़ूडियो ने बड़ी बड़ी सिटीज को टारगेट किया है जहां 70% से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इस चीज पर फोकस करते हुए ट्रेंड लिमिटेड ने 2016 में ज़ूडियो की शुरुआत की और उसे लॉन्च किया। ये लॉन्च होते ही ट्रेंड करने लगा। और आपको बता दूं, ट्रेंड लिमिटेड टाटा ग्रुप के अंडर आता है, जिसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। उस समय पॉपुलर ब्रांड जैसे H&M, Zara, Trend, Fab India और कई सारे ब्रांड्स इतने एक्सपेंसिव होते थे कि एक मिडिल क्लास आदमी उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। उस चीज को देखकर टाटा ने ज़ूडियो की शुरुआत की, जिसका मकसद अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ स्टाइलिश आउटफिट प्रोवाइड करना था, ताकि लोग अपने बजट में रहकर भी ट्रेंड को फॉलो कर सके। ज़ूडियो कई सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जिसमें क्लोथिंग्स, फुटवेयर और कई सारे एक्सेसरीज आती है, वो भी एकदम लो प्राइस में। आजकल की जनरेशन में ये ब्रांड काफी ट्रेंड कर रहा है, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट। ज़ूडियो ने अपना पहला स्टोर बेंगलोर में ओपन किया था। उसके बाद ज़ूडियो ने एक्सपांड करना स्टार्ट किया। ज़ूडियो की टोटल स्टोर्स की बात करें तो 119 सिटीज के अंदर 394 स्टोर्स ओपन हो चुके हैं अब तक। ज़ूडियो ने बहुत तेजी से एक्सपांड किया है, क्योंकि अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो 2015 में H&M की भी शुरुआत हुई थी, जिसके अब तक सिर्फ 51 स्टोर्स मौजूद है। हैरान मत होइए, बता रहा हूँ आखिर ज़ूडियो ने ये सब कैसे किया। ज़ूडियो ने सबसे पहले एक ही फंडे पर फोकस किया, वो है बेस्ट क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। और इसी पर फोकस करते हुए उनकी गाड़ी चल पड़ी। देखिए, पूरी दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले जो महंगे ब्रांड्स अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरे जो अच्छा तो दिखना चाहते हैं लेकिन महंगे होने की वजह से लोकल ब्रांड्स पर डिपेंड रहते हैं। बिल्कुल मेरी तरह उन्हें एक्सपेंसिव ब्रांड्स और प्राइस टैग से कोई लेना देना ही नहीं होता है। और ऐसे कस्टमर्स इंडिया के अंदर 60% है और ज़ूडियो ने इन्हीं कस्टमर्स पर फोकस किया। ऐसे ही टाटा के नाम ज़ूडियो से जुड़ा होने के वजह से लोगों के दिल पे भरोसा तो वैसे ही आ गया। यहाँ 49 रुपीज से लेकर 999 के बीच में इतने कलेक्शन मिल जाएंगे आपको कि लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ज़ूडियो की इसी स्ट्रेटेजी की वजह से उसे कोई बीट ही नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक टी शर्ट जो आपको H&M में 2000 का मिलता है, वही सेम टी शर्ट आपको ज़ूडियो पर 399 में मिल जाएगा। और एक ब्रांड है वेस्ट साइड, अगर उसे भी आप कंपेयर करोगे तो 3x का डिफरेंस तो आपको देखने मिल ही जाएगा, ये गारंटी है। इनकी सेकंड स्ट्रेटेजी है लो डिजाइनिंग कॉस्ट। दूसरे सारे ब्रांड्स नए कपड़े डिजाइन करने के लिए डिजाइनर पर अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ज़ूडियो में ऐसा नहीं है। ज़ूडियो क्या करता है, जितने भी क्लोथ्स है मार्केट में उनकी कॉपी करता है। इसीलिए ज़ूडियो को फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड भी कहा जाता है। बात करें थर्ड स्ट्रेटेजी की, तो वो है पावर ऑफ मैसिव वॉल्यूम। किसी भी चीज को अगर आप बल्क में उसकी प्रोडक्शन करोगे तो आपकी मेकिंग कॉस्ट उतनी ही कम होगी। यही स्ट्रेटेजी के साथ ज़ूडियो भी अपनी कॉस्ट को कम कर देता है। और कहीं लोगों के दिमाग में तो एक सवाल बहुत आ रहा होगा, इतने सस्ते कपड़े बेच रहा है ज़ूडियो, मतलब वो कपड़ों को हो सकता है चाइना या बांग्लादेश जैसे देशों से इंपोर्ट कर रहा हो।
तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़ूडियो का हर एक प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है और मैक्सिमम ज़ूडियो का प्रोडक्शन बेंगलोर में किया जाता है। अब बात करें फोर्थ स्ट्रेटेजी की, तो वो है स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आजकल जितने भी ब्रांड्स है ना मार्केट में, वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्हें मार्केट में सर्वाइव करना है तो क्लोथ्स को अप टू डेट रखना पड़ेगा। और इसी वजह से ज़ूडियो हर हफ्ते अपने एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स को हटाकर अपने स्टोर्स में नए प्रोडक्ट लगा देता है। और अगर आज आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसे आप अगले हफ्ते देखना चाहोगे तो वो आपको स्टोर्स में नहीं देखने मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट बिक चुका है, वो बिके या ना बिके उस स्टोर से हटा दिया जाता है। एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप अपना ही एग्जांपल ले लो। अगर किसी स्टोर्स में आपने एक कपड़े महीनों तक लगे हुए या टंगे हुए देखोगे तो आप उस स्टोर्स में घुसोगे ही नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं घुसोगे। स्पेशली गर्ल्स, हर ब्रांड उस क्लोथ से कमाए या ना कमाए, कुछ दिनों बाद उसे हटाना ही पड़ता है और नए डिजाइन रखनी पड़ती है, स्पेशली इन वुमेन्स क्लोथ, क्योंकि वैसे ही लड़कियां इतनी चूजी रहती है। अगर एक ही चीज उन्हें एक स्टोर में बार बार देखने मिले तो वो उस स्टोर का नाम लेना ही पसंद नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों सबसे मुद्दे की बात ज़ूडियो की क्या है पता है? आपको जानना बहुत जरूरी है। ज़ूडियो इतने कम रेट में अब तक कैसे सेल करता है, और मैंने तो आज तक कोई ज़ूडियो की एडवर्टाइजमेंट तक नहीं देखी, फिर बिना मार्केटिंग किए हुए कैसे इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ज़ूडियो की वो 3 तरीके जिससे ज़ूडियो को अपना कॉस्ट मेंटेन रखने में हेल्प करता है। पहला है जीरो मार्केटिंग कॉस्ट। ज़ूडियो की मार्केटिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो है। ज़ूडियो ने आज तक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, यहाँ तक के बिना कोई सेलिब्रिटी के चेहरे के ज़ूडियो 1100 करोड़ से भी ज्यादा सेल्स करता आ रहा है। लेकिन कैसे? तो मेरे दोस्तों ज़ूडियो फोकस करता आ रहा है क्वालिटी और प्राइस पर, जहां वो बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट 999 में बेच रहा है। और दोस्तों ये इतना आसान टास्क नहीं है जितना स्क्रीन पर दिख रहा है। वही इसके कॉम्पिटिटर H&M की बात करें तो $281 मिलियन सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और प्रमोशन में खर्च करता है वो। लेकिन ज़ूडियो की माउथ एडवर्टाइजमेंट होती है, वो भी बिना एक पैसे खर्च किए। वो होती है उनके क्वालिटी और प्राइसिंग की वजह से। आज तक ज़ूडियो का रिकॉर्ड रहा है 60% ऐसे कस्टमर्स है जो रिपीटेड ज़ूडियो से शॉपिंग करते हैं। और साथ ही साथ फ्री एडवर्टाइजमेंट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आपको हर प्लेटफॉर्म पर ज़ूडियो से रिलेटेड काफी वीडियोस देखने मिल जाएगी, ज़ूडियो के कलेक्शन और प्राइस को इंडिकेट करते हुए। ऐसे में कस्टमर्स को स्टोर्स में विजिट करने में ज्यादा देर नहीं लगती। सेकंड मेजर रोल है आउटलेट्स का लोकेशन। ज़ूडियो अपने लोकेशन पर बहुत फोकस करता है। ऑल ओवर इंडिया ज़ूडियो के टोटल स्टोर है 396 है और मुंबई में टोटल 10 है। ज़ूडियो अपना स्टोर वही जगह पर ओपन करता है जहां रियल एस्टेट प्राइस कम हो। जब कॉस्ट को मेंटेन रखना है तो एक्सपेंसेस पर भी फोकस करना पड़ेगा। वही ज़ूडियो अपने स्टोर्स वही ओपन करता है जहां ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और रेंट भी ज्यादा कम होता है। और साथ ही साथ वो ऐसी जगह पर भी फोकस करता है जहां ऑब्वियसली रेंटल कॉस्ट बहुत कम हो और उनका कोई कॉम्पिटिटर भी ना हो, जिसकी वजह से वो अपने क्लोथ्स ज्यादा पैसे में ना बेचे। थर्ड पॉइंट है स्मार्ट प्लानिंग। दोस्तों बहुत सारे ब्रांड आज मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करते आ रहे हैं, लेकिन ज़ूडियो अपने प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर सेल ही नहीं करता। कुछ लोगों को ये नेगेटिव पॉइंट भी लगेगी, लेकिन ज़ूडियो का मानना है कि ऑनलाइन रिटर्न पार्सल किसी भी ब्रांड को लॉस मेकिंग कंपनी बनाने में मेजर रोल प्ले करती है। इसीलिए इनका टारगेट इनके ज़ूडियो स्टोर्स है, वहीं आकर कस्टमर को खरीदना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन डिलीवरी मेंटेन करना भी इतना आसान नहीं है जितना पेपर पे दिखता है। फोर्थ पॉइंट है फोको मॉडल। तो अब सवाल आता है कि ज़ूडियो ने इतने कम समय में 394 स्टोर कैसे खोल दिए। तो ज़ूडियो वर्क करता है फोको यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पर। इसमें ज़ूडियो फ्रेंचाइजी देता है जिसमें इन्वेस्टर से पार्टनरशिप करता है जो फंड प्रोवाइड करता है। इसके लिए 6 से 8 हजार स्क्वायर फुट की स्पेस की जरूरत होती है। फ्रेंचाइजी फीस 10 लाख रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेंसी, ब्रोकरेज, इन सभी चीजों को मिलाकर टोटल फ्रेंचाइजी कॉस्ट होती है 2 से 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। इसके बदले इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड परसेंटेज रेवेन्यू दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इंडिया में हर साल 1500 से ज्यादा मूवी बनती है, लेकिन उसमें से 100 मूवी हिट होती है, बाकी की 1400 मूवी फ्लॉप हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी फिल्म्स बनना हर साल, आखिर क्या जुगाड़ है ये फिल्म इंडस्ट्री का? फिक्र मत करिए, आपका दोस्त और होस्ट है ना यहाँ पर, सब डीप नॉलेज आपको मिल जाएगा। फिक्र मत करिए, बस वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए आखिर क्या माजरा है जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फ्लॉप होने के बावजूद इतनी सारी फिल्म हर साल रिलीज होना, इसके पीछे राज छुपा है प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा हॉल वालों के पास।
चलिए थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये पूरा एक चेन सिस्टम। सबसे पहले आता है इसमें प्रोड्यूसर जो अपना पूरा पैसा लगाकर फिल्म बनाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा को बेचता है और सिनेमा में जाकर आप और मैं जैसे लोग वहां जाकर देखते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ कि प्रोड्यूसर कैसे पैसे कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे पैसे कमाता है और सिनेमा हॉल कैसे पैसे कमाता है। वैसे तो बिजनेस के 4 पिलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ 3 पिलर्स है, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल। प्रोड्यूसर का काम होता है पैसे लगाना और पूरी मूवी को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हुए पूरी करना। जब हम सिनेमा में जाते हैं ना तो प्रोड्यूसर का नाम तक नहीं देखते, लेकिन प्रोड्यूसर बहुत अहम रोल प्ले करता है एक फिल्म बनाने में, क्योंकि जो मूवी बनती है वो 4 स्टेज में बनती है और वो चारों स्टेज प्रोड्यूसर को जिम्मे होते हैं। पहला स्टेज है डेवलपमेंट। इसमें सभी चीजें फाइनल होती है, जैसे गाना कौन लिखेगा, स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, लोकेशन क्या होगी, ये सारी चीजें डिसाइड होती है डेवलपमेंट प्रोसेस में। यहाँ तक के सभी चीजों की डेट इसी स्टेज में फाइनल होती है। अब जब सभी चीजें फाइनल होने के बाद अब होता है मूवी बनना स्टार्ट। स्टेज 2 जिसे कहते हैं प्री प्रोडक्शन। जैसे जो हीरोइन फाइनल हुई है उसके कॉस्ट्यूम फाइनल हुए या नहीं, लोकेशन जो फाइनल किया गया है वो रेडी है, अगर है तो वहां सेट बनेगा, अगर सेट बनेगा तो बना या नहीं, अगर जूनियर आर्टिस्ट लेना है तो वो आ गया क्या, कोरियोग्राफर आ गया क्या, ये सारी चीजें प्री प्रोडक्शन में आती है। उसके बाद थर्ड स्टेज में आता है प्रोडक्शन। एक्चुअल चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे स्क्रिप्ट का अकॉर्डिंग शूटिंग करना, खाने पीने का खर्चा, मटेरियल, इक्विपमेंट, आर्टिस्ट का पेमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी एक्सपेंस फिल्म से रिलेटेड है वो सारे कॉस्ट प्रोड्यूसर पे करता है। फिर जब मूवी की शूटिंग पूरी हो जाती है उसके बाद आता है लास्ट स्टेज, वो है पोस्ट प्रोडक्शन, जहां मूवी की डबिंग होती है, जहां शूट कट किए जाते हैं, एक्चुअल एडिटिंग होती है, गाने फिल्माए जाते हैं। ये सारी चीज आती है फोर्थ स्टेज में। इन सभी स्टेज पर प्रोड्यूसर के पैसे लगे होते हैं। अब जब इतने पैसे लगाने के बाद अब बारी आती है पैसे कमाने की, जिसका हर प्रोड्यूसर को इंतजार है। जितना हम इंतजार करते हैं ना उससे ज्यादा मूवी का रिलीज होने का इंतजार प्रोड्यूसर करते हैं, आपको पता है, क्योंकि वो वक्त होता है जब उसके लगाए हुए पैसे उसके पास दुगनी कीमत में वापस आता है। अब ये कैसे होता है, रिलीज से पहले प्रोड्यूसर पैसे कैसे कमा लेता है, तो ये सब होता है डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से। और नेशनल लेवल पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन्हें ये मूवी बेचते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल में लगाता है। अब सपोज प्रोड्यूसर ने मूवी बनाई 50 करोड़ की बजट में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को 100 करोड़ में बेच देता है और प्रोड्यूसर वहां फ्री हो जाता है अपना प्रॉफिट लेकर। अब मूवी चले या ना चले उससे उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके अलावा और भी सोर्सेज है जहां प्रोड्यूसर पैसे कमाता है। जैसे उसने इंडियन मार्केट में तो 100 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में भी कोई लेना चाहे तो प्रोड्यूसर वहां से भी बेचकर कमा सकता है। उसके बाद अब कुछ वक्त के बाद ओटीटी पर भी लगेगी, तो वहां भी अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेचकर और प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। उसके बाद सॉन्ग्स को भी सेल करके कमा सकता है, जैसे गाना हो गया आपका, विंग म्यूजिक हो गया, अमेजॉन म्यूजिक हो गया, हंगामा जैसे और भी सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां वो बेचकर और भी अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने के बाद भी प्रोड्यूसर के पास 4 से 5 रास्ते रहते हैं जहां से वो और पैसे कमा सकता है। अब मूवी अब तक रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन प्रोड्यूसर पैसे कमाकर निकल गया। अब मूवी अगर फ्लॉप हो गई तो नुकसान होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, कि ना ही प्रोड्यूसर का। अब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कैसे कमाता है। अब मान लीजिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने 100 करोड़ में प्रोड्यूसर से फिल्म खरीद ली। अब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैं जाऊंगा आइनॉक्स के पास, पीवीआर के पास और भी छोटे मोटे थिएटर्स के पास। अब मान लीजिए 1000 थिएटर को मैं फिल्म राइट बेच रहा हूँ, मैं एक कैलकुलेशन के हिसाब से 20 लाख रुपए का प्राइस रखूंगा। उस हिसाब से अगर 1000 थिएटर ने ले लिया तो मुझे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे 200 करोड़। प्रोड्यूसर कमा कर निकल गया, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा कर निकल गया। अब बात आती है सिनेमा हॉल की, हालांकि वो पैसे कैसे कमाते हैं। अब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमारा तो दिमाग में यही हमेशा आता रहता है कि ये सिनेमा हॉल वाला कितना पैसे कमाता हो, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटर से 20 लाख में खरीदी हुई फिल्म अब उसे वो अपने सिनेमा हॉल में दिखाएगा। जब जितने लोग देखेंगे उसे वो अपना 20 लाख पहले तो कवर करके अपना प्रॉफिट निकालेगा। लेकिन यहाँ भी एक फंडा है, अगर कोई मूवी मान लीजिए ईद के दिन रिलीज हुई, जैसे सलमान खान की कोई मूवी ईद के दिन रिलीज हुई, तो हो सकता है जो मूवी उसने 20 लाख में खरीदी हो उससे वो 50 लाख या 1 करोड़ भी बना ले। लेकिन अगर कोई फ्लॉप हुई और अगर उसे 20 लाख में खरीदा गया है, हो सकता है उसे वहां 10 से 12 लाख रुपए ही बने, तो यहाँ सिनेमा वालों का नुकसान होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए 8 लाख का नुकसान हुआ, तो अब सिनेमा वाला ये कैसे कवर करेगा? तो मेरे दोस्तों, सिनेमा वाला कवर करता है अपने पॉपकॉर्न। वो 50 रुपए का पॉपकॉर्न 500 रुपए में बेचता है। असली सिनेमा की कमाई का रास्ता यही है। कुछ थिएटर्स में तो ये माइंडसेट लेकर चलते हैं कि मूवी से सिर्फ पैसे बनाओ, कवर कर ले,
जितना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। बाकी रही कमाई की बात, तो वो पॉपकॉर्न और नेचोस बेचकर कमा लेंगे। आपने भी देखा होगा, हम और आप जैसे मूवी देखने जाते हैं, जितनी मूवीज की टिकट का प्राइस नहीं होता, उससे डबल प्राइस हम वहाँ इंटरवल में स्नैक्स खा लेते हैं। अब आपने देखा, प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचकर कमा कर निकल गया, डिस्ट्रीब्यूटर ने सिनेमा हॉल वाले को बेचकर कमा के निकल गया। अब बात आई सिनेमा हॉल की, तो वो नुकसान होने पर पॉपकॉर्न से बेचकर कमा कर निकल जाएगा। तो ये जो सप्लाई चेन है वो इंटरलॉक है एक दूसरे से, इसीलिए सब कमाते हैं, इसीलिए हर साल इतनी सारी मूवीज बनती है। अब बात करते हैं हीरो हीरोइन की, तो वो मूवीज के हिट होने पर डिपेंड रहते हैं। अगर मूवी हिट हो गई तो हीरो की डिमांड बढ़ेगी, उससे ज्यादा मूवीज मिलेगी, हो सकता है वो नेक्स्ट मूवी में अपना चार्ज बढ़ा भी। डिस्ट्रीब्यूटर उसकी मूवी ज्यादा पैसे में खरीदेगा, सिनेमा वाले भी डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छे अमाउंट में लेंगे, क्योंकि उनकी भी अच्छी खासी टिकट बिकेगी। अगर मूवी फ्लॉप हुई तो उसका भी असर हीरो हीरोइन पर ही पड़ेगा, उनको मूवीज की ऑफर्स कम आने लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर उनकी मूवीज लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन आजकल बहुत से सेलिब्रिटीज ने अपना ही प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है, उन्हें इस चेन में भी अच्छा खासा कमाना है। पहले प्रोड्यूसर कौन था? साजिद नाडियाडवाला, यूटीवी, ईरोस इंटरनेशनल, यही थे। लेकिन आजकल सेलिब्रिटीज भी इसमें घुस गए। हमारे सलमान खान, उन्होंने भी स्टार्ट किया है, बोले अब मैं भी प्रोड्यूस करूंगा, सलमान खान प्रोडक्शन। फिर हमारे शाहरुख खान कहां पीछे रह सकते थे, उन्होंने भी कहा मैं भी मूवी प्रोड्यूस करूंगा, उन्होंने लाया रेड चिलीज। आमिर खान ने भी कहा मैं भी प्रोड्यूस करूंगा, आमिर खान प्रोडक्शन। इन लोगों ने अपना ही प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, मैं मूवी भी बनाऊंगा, मैं बेचूंगा भी, और डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं ही बनूंगा। अभी आप सलमान खान और शाहरुख खान को ही देख लो, इन लोगों की साल में 1 या 2 ही मूवी आती है, दूसरे हीरोज की 8 से 10 आती है, लेकिन फिर भी इनका नेटवर्थ सबसे ज्यादा है, क्योंकि पूरे सप्लाई चेन में इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना तो मत ही भूलना। मुंबई का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? जगमगाती स्ट्रीट्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, एक लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन इसी के बीच एक ऐसा भी एरिया मौजूद है जहां छोटी छोटी गली, बहुत सारी झोपड़पट्टी, कचरों का ढेर की बस्ती भी मौजूद है, जहां 2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुंबई के दिल कहा जाने वाली धारावी की, जो कि सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले सालों में ये झोपड़पट्टी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? जी हाँ, ये सारी चीजें मुमकिन होगी धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जब से लोगों को पता चला है कि ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के हाथों में गया है, तब से लोगों के दिल में बेघर होने का डर उन्हें सता रहा है। आखिर लोगों के दिलों में इतना डर क्यों है? किन किन परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Dharavi, Asia's largest slum cluster, is set for a facelift with the Adani Group emerging the highest bidder for the Dharavi redevelopment project. धारावी रीडेवलपमेंट से जुड़ी हुई खबर, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली को अदानी ग्रुप ने जीत लिया है। तो दोस्तों, मुंबई के बीचों बीच मौजूद धारावी ना ही सिर्फ एशिया की सबसे बड़ा स्लम है, बल्कि भारत की सबसे ज्यादा लिटरेट बस्ती कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ लिटरेसी रेट 69% से भी ज्यादा है। 1850 में ब्रिटिशर्स ने मुंबई में ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी, जिसके बाद कई सारे लोग मुंबई आना शुरू हुए, और इन गरीब लोगों का सबसे सस्ता ठिकाना था धारावी। और देखते ही देखते यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और धारावी एशिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्लम बन गया। धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आखिर कितने लोगों के लिए सही है या गलत, ये जानने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट कितना हमारे इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करेगा। अब दोस्तों, देखा जाए तो ये स्लम एरिया बहती नालियों से जाना जाता है, लेकिन आज के टाइम पर रिसाइकलिंग का एक बड़ा हब बन चुका है। इस छोटी सी जगह पर मुंबई का 80% वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है, और सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश से आने वाले कचरे को ये लोग रिसाइकल करते हैं। यहाँ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल जैसी चीजों को रिसाइकल करके उन्हें एक नया जीवन दिया जाता है। लेकिन धारावी की पहचान सिर्फ रिसाइकलिंग बिजनेस से ही नहीं है। यहाँ लेदर्स, गारमेंट्स, मट्टी के बर्तन और स्टील जैसी चीजों को एक बड़ी संख्या में प्रोडक्शन होता है, जिसके लिए यहाँ 500 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाए गए। 15,000 ऐसे कारखाने हैं जो एक छोटे से कमरे से ऑपरेट किए जाते हैं। यहाँ वेस्ट को रिसाइकल करके चीजें बनाई जाती है। लेदर की जैकेट, मट्टी के बर्तन या स्टील की आइटम को इंडिया के साथ ही साथ बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल किया जाता है। और यही वजह से धारावी का एनुअल रेवेन्यू $500 मिलियन से $650 मिलियन तक पहुंच जाता है।
और इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि इंडियन इकोनॉमी में धारावी का कितना बड़ा रोल है। लेकिन दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब इन झोपड़पट्टियों की जगह हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और साफ सुथरी सोसाइटी देखने मिलेगी। ये सारी चीज पॉसिबल होगी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से, जिसका टेंडर अडानी ग्रुप में 5059 करोड़ की बोली लगाकर अपने नाम किया था। आखिर क्या है असली वजह इस धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की? तो वो ये है कि धारावी के लोगों को एक साफ सुथरी जगह दी जाए, प्रॉपर वाटर सप्लाई हो। गवर्नमेंट का सपना है कि यहाँ एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। इस प्रोजेक्ट में अडानी के अलावा डीएलएफ ने भी बोली लगाई थी, जिसका बिडिंग अमाउंट था 2025 करोड़। लेकिन इससे भी डबल बिडिंग करके अडानी ग्रुप ने इस टेंडर को अपने नाम कर लिया, जिससे एशिया का सबसे आबादी वाला स्लम एरिया का प्रोजेक्ट गौतम अडानी के हाथों में आ गया। धारावी के 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के रीडेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 7 साल का टाइम रखा है। तो आने वाले 7 सालों में इस बस्ती में रहने वालों की किस्मत बदलने वाली है। वैसे एक बात शायद आपको पता नहीं होगी कि धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात आज से नहीं हो रही है, ये तब से हो रही है जब से भारत आजाद हुआ था। 1997 में भारत की सरकार ने धारावी के रीडेवलपमेंट पर फोकस किया था, जिसके बाद धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई गई थी। लेकिन 2011 में ये प्रोजेक्ट को ये कहकर कैंसिल कर दिया गया कि धारावी के प्रोजेक्ट को एक मास्टर प्लान की जरूरत है। फिर 2018 में इस प्रोजेक्ट को रीओपन किया गया और इस प्रोजेक्ट में बिडिंग करने के लिए पूरी दुनिया के टेंडर्स को इनवाइट किया, जिसके चलते दुबई के सेकलिंग नाम की कंपनी ने इस टेंडर को अपने नाम कर लिया। हालांकि तब भी अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग की थी, लेकिन तब यह प्रोजेक्ट उनके हाथ नहीं लगा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब टेंडर को जीतने के बाद भी सेकलिंग कंपनी को यह प्रोजेक्ट नहीं सौंपा गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने यह प्लान कैंसिल कर दिया और कहा वो धारावी के पास जो रेलवे स्टेशन है ना, उसे भी शामिल कर लो। और इसके बाद फिर से ऑक्शन स्टार्ट किया गया, लेकिन इस बार इसकी कमान अडानी ग्रुप के हाथ में आ गई। लेकिन दोस्तों, धारावी को रीडेवलपमेंट करना इतना आसान नहीं है जितना ये पेपर पर दिख रहा है। इतनी आबादी वाला स्लम एरिया को 7 सालों के अंदर करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। जनरली स्लम्स एरिया के जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 5000 से 10,000 लोगों को ही बसाना होता है, लेकिन धारावी में यह नंबर 12 लाख के करीब है, जहां करीब 60,000 परिवार रहते हैं। इस घनी आबादी वाले स्लम एरिया को रीडेवलप करने में बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। अब जहां अडानी ने 5070 करोड़ की बीड की थी, लेकिन इसे अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका एक्चुअल कॉस्ट करीब 20,000 करोड़ माना जाए। अब अगर हम धारावी के आसपास के एरिया पर नजर डालें तो ये बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स माहिम बैंड्रा जैसे डेवलप एरिया से घिरा हो सकता है। अडानी ग्रुप वहां कमर्शियल एरिया को एक जोन में बनाए और बाकी एरिया को रेसिडेंट। साथ ही साथ एयरपोर्ट के करीब होने की वजह से बिल्डिंग्स की हाइट्स को लेकर भी काफी प्रॉब्लम आएगी। अब ये बात भी गौर करने जैसी है कि रीडेवलपमेंट के बाद लोगों को एक घर किस बेस पर दी। तो जहां तक की अब तक की रिपोर्ट्स है उसमें गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप की तरफ से साफ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन धारावी के लोगों से सुना जाए तो उन्हें 400 स्क्वायर फुट का एक बेडरूम देने का वादा किया गया और जो लोग 2000 से पहले यहां पर रहते हैं उन्हें फ्री में रहने दिया जाएगा। लेकिन जो लोग 2000 के बाद आए हुए उन्हें घर के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो वैसे देखा जाए तो धारावी के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है जिनका रेगुलर इनकम बेस मौजूद है, जैसे कि वो लोग जिनका अच्छा खासा बिजनेस हो या एक स्टेबल जॉब हो। उनको यह फायदा होगा कि उनको एक पैसा भी खर्च किए बिना रीडेवलपमेंट के बाद उनकी लिविंग स्टैंडर्ड पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो लोग जो रेंट पर वहां रहते हैं उन्हें धारावी छोड़कर वहां से जाना पड़ेगा और साथ ही हो सकता है वो उन लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़े जो मजदूरी का काम करते हैं वहां की फैक्ट्रीज में, क्योंकि अब वो काम तभी कर पाएंगे जब रीडेवलपमेंट का काम कंप्लीट होगा। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का वक्त 7 साल का तय किया गया है, लेकिन हो सकता है यहाँ जो लेबर्स है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़े। और एक मेजर प्रॉब्लम धारावी का ये भी है कि 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रेसिडेंशियल प्रूफ है ही नहीं कि वो लोग साबित कर सके कि वो लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी रीडेवलपमेंट में ये देखा जाता है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से वो लोग बेघर हो जाते हैं और उन्हें ना ही केवल वो बस्ती बल्कि शहर छोड़कर जाना पड़ता है। अब धारावी के लोगों की ये नाराजगी है कि डेवलपर्स ने अभी तक उनसे किसी भी तरीके की मीटिंग करके कुछ कहा ही नहीं, वो सभी अब तक अनजान है। और यहां तक के उन लोगों ने पहले ऐसा सुना था कि 400 स्क्वायर फुट से भी ज्यादा एरिया दिया जाएगा, जो कि अब उन्हें सुनने में आ रहा है कि सिर्फ उन्हें 300 स्क्वायर फुट की जगह दी जाएगी। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ 22,000 ऐसे छोटे छोटे बिजनेस मौजूद है जो करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। अब देखना यह होगा कि कितने लोग बेरोजगार होते हैं, कितने लोग बेघर होते हैं
और किस तरीके से अडानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर। आज की केस स्टडी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर। आगे भी इसी तरीके की केस स्टडीज देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। को अधिकार देने का ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। The date of the next census is indeterminate. The date of the next delimitation is indeterminate. How are we going to get it? नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है। हमारे पार्लियामेंट ने 19 सितंबर को अपना रूप बदल लिया, यानी कि जो देश के सांसद हैं उनकी शिफ्टिंग हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे न्यू पार्लियामेंट के बारे में। फाइनली ओपनिंग हो चुकी है न्यू पार्लियामेंट की और जो पुराना पार्लियामेंट है वो बनेगा म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी। नाम बड़ा चुन के रखा है, लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, एक तरीके से कहे तो पॉजिटिव मास्टर स्ट्रोक। वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि लोकसभा में 454 वोट के साथ पास हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो वुमेन रिजर्वेशन भी जरूरी है, लेकिन सवाल ये आता है कि अभी ही क्यों इसे लाया गया, पिछले 10 सालों में इसे क्यों नहीं लाया गया, यहां तक कि उसका जिक्र भी नहीं किया गया। क्या अगर हम इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को वोट बैंक कहे तो गलत होगा या सही, जानते हैं हम इस वीडियो में डिटेल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस लाता हूं जो आपको डीप नॉलेज देती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल को डिटेल में समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री पर फोकस करना होगा। ये आज से नहीं 36 साल पहले से बिल को पास करने की कोशिशें चली आ रही है। सारे नेताओं ने बहुत कोशिश की इस बिल को पास कराने की, लेकिन ये जितनी बार पास होने की कगार पर था उतना ही रिजेक्ट होता गया। 1987 में राजीव गांधी सरकार ने नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर वुमेन को लाया 1988 से 2000 तक के लिए। उसमें 14 मेंबर की कमेटी टीम बनाई गई, जिसे लीड कर रही थी उस समय यूनियन मिनिस्टर मार्गेटा अल्वा। उस कमेटी ने 1988 में कुल 353 रिकमेंडेशन लिए, जिसमें एक रिकमेंडेशन था रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज। तो इस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन बिल का रिकमेंडेशन किया गया। लेकिन बहुत वक्त बाद 1992 में कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्लस म्युनिसिपैलिटीज और SC, ST और OBC में 33% की सीट का रिजर्वेशन कर दी। तो कुछ हद तक रिजर्वेशन की नींव यहां पर रख दी गई। के बाद 1996 HD देवा गौड़ा सरकार ने 81 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन को पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के अलावा नेशनल पार्लियामेंट स्टेट में भी ले जाने की कोशिश की। लेकिन अलग OBC रिजर्वेशन फॉर वुमेन ना होने के कारण OBC लीडर्स ने कड़ा विरोध किया और खैर बाद में तो उनकी सरकार भी गिर गई। तो यहां ये सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर I.K. गुजराल ने भी इस बिल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, लेकिन उस पर भी कामयाबी नहीं मिली। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लगातार कोशिश की, लेकिन फिर भी ये बिल पास नहीं हुआ। 20 जुलाई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट लॉ मिनिस्टर M. डोम्बे दोराई ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। तब RJD के MP सुरेंद्र प्रकाश यादव और अजीत कुमार मेहता ने उस बिल का बहुत विरोध किया, यहां तक कि उसकी कॉपी को छीन लिया और पार्लियामेंट में सबके सामने फाड़ दिया। और इनके इस एक्शन को सपोर्ट किया लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे लीडर्स ने। इसके बाद इस मामले में एक बड़ी सफलता मिली मनमोहन सिंह कांग्रेस की गवर्नमेंट को। 6 मई 2008 में यह बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया एस कॉन्स्टिट्यूशन 108 अमेंडमेंट बिल। उसके बाद 9 मई को 2008 को इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया और स्टैंडिंग कमेटी ने 17 दिसंबर 2009 को रिपोर्ट सबमिट की और फाइनली 9 मार्च 2010 में इस बिल को राज्यसभा में पास करा दिया गया। कितने वोट से? 186। जी हाँ दोस्तों, 186 वोट से यह बिल पास हुआ और सिर्फ एक वोट अगेंस्ट आया। लेकिन फिर भी यह बिल आगे नहीं बढ़ पाया। इन सब में मेन रीजन था OBC रिजर्वेशन का कुछ अलग ही मांग थी जो इनसे पूरी नहीं हो पा रही थी। और जब इस वक्त इस बिल को फिर से पास किया गया है तो कांग्रेस दावा कर रही है कि ये हमारा बिल है और इस पर जमकर विरोध कर रही है कि ये हमारा लाया हुआ। लेकिन दोस्तों, ये बिल कांग्रेस का होता अगर 2010 में कांग्रेस थोड़ा और एफर्ट लगाती, तब इतने हाई मेजोरिटी राज्यसभा में मिलने के बाद भी कांग्रेस ने इस बिल को लोकसभा में पेश ही नहीं किया। खैर, बात करें अपोज करने की तो कई सारे लीडर्स इसके अपोज भी करते आ रहे हैं।
यहाँ तक के एनडीए बीजेपी के लीडर्स ने भी इसका बहुत ज्यादा अपोज किया है। आप क्यों कांग्रेस के पाप को अपने सिर पे लेना चाहते हैं? पार्टी के अंदर इस बात को रखना चाहते हैं। खुशी है कि महिला आरक्षण बिल आया, लेकिन मुझे इसकी कसक है ये बिना ओबीसी आरक्षण के आया। कौन कहता है महिला रिजर्वेशन? हम कहते हैं 100%, लेकिन भारत की हकीकत को छोड़ कर करो। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आखिर 9.5 साल बाद इसे क्यों लाया गया, पहले क्यों नहीं? वुमेन रिजर्वेशन को अभी कहा जा रहा है मोदी का मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि ये 10 सालों में भी हो सकता था, लेकिन अब ये इलेक्शन से कुछ ही महीनों पहले हो रहा है। हालांकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया एयरलाइंस इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं तानातानी में देखने को मिल सकती है, इसलिए ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि कांग्रेस हमेशा इस बिल के सपोर्ट में रही है और उनकी एयरलाइंस के कई सारे पार्टनर्स हैं जो इस बिल के खिलाफ रहे हैं। फिलहाल इंडिया एयरलाइंस के बाकी पार्टनर जैसे आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जो पहले से इस बिल को जमकर अपोज कर रही थी, आज वो इस बिल को सपोर्ट कर रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या फंडा है जो सभी पार्टीज वुमेन्स यानी नारी शक्ति के पीछे लगी हुई है? चलिए इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है वो आपको मैं बता दूं। क्योंकि अगर पिछले लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो वुमेन का वोटर्स परसेंटेज देखा जाए तो 47% से बढ़कर 48.13% हो चुका है। मतलब 50% अब वुमेन वोटर्स है हमारे चुनाव में। मतलब समाज में अब वुमेन एक बड़ा वोट बैंक है सारी पार्टीज के लिए। इसीलिए 2024 के इलेक्शन में वुमेन्स का वोट हासिल करने के लिए एक बड़ा कदम बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन दोस्तों, ये बिल तो पास आज हो जाएगा, लेकिन काम कब होगा, इंप्लीमेंट कब होगा, इसके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। वुमेन रिजर्वेशन बिल सिर्फ ये कह रहा है कि अमेंडमेंट के बाद जब सेंसेक्स होगा, उसके बाद जब डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद जब इंप्लीमेंटेशन होगी, शायद ये सब चीजें होने के लिए 2035 तो आसानी से आ जाए। इसलिए तो कोई गारंटी ही नहीं दे रहा है कि ये इंप्लीमेंट कब होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा या 8 साल में होगा। मे बी आई गेस 10 साल तो कहीं नहीं गए इसके इंप्लीमेंट होने के लिए। अब देर भी तो बीजेपी की साइड से ही हुई है। अगर इसे 10 साल पहले लाया गया होता तो अब तक ये इंप्लीमेंट भी हो चुका होता। तो अब तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बीजेपी ने इस चीज को लाई है तो शायद वोट बटोरने के लिए लाई है। तो आप मेरे से ज्यादा होशियार हो। आज के लिए इतना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मुझे सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों, भारत में एक ऐसी समस्या है जो शायद ही कोई नेता कभी सॉल्व कर पाए, वो है जॉब की। भारत में अब तक सिर्फ 2 से 3% लोगों के पास ही जॉब नहीं थी, लेकिन अब कोरोना के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 8% हो गया। नेता आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को आज तक किसी ने सॉल्व ही नहीं किया। लेकिन इसका मेजर रीजन है क्या, क्यों इतने लोग जॉबलेस होते जा रहे हैं, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियो लाता हूं जो आपको डीप नॉलेज देती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग अप्रैल 2023 में भारत अनएम्प्लॉयमेंट करीब 8.11% तक पहुंच चुका था। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है, जहां हम इतने सालों से बेरोजगारी देखते हुए आ रहे भारत में, वहीं एक तरफ भारत उतनी ही तेजी से डेवलप भी हो रहा है। भारत की जीडीपी डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। 1947 में एक वक्त था जब भारत खाने का मोहताज था, इतनी खराब कंडीशन, और वहीं आज हम खाने का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जहां इंडियन लिटरेसी रेट 77.7 है, फिर भी इतनी बेरोजगारी हम भारत में क्यों देखते हैं और भारत इन सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता है, ये सारी चीज हम थोड़ी डिटेल में जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती जरा भी मत करना। अगर देखा जाए तो दोस्तों, पॉपुलेशन में भारत इस साल चाइना से भी आगे निकल चुका है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, भारत की पॉपुलेशन 142 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिसमें करीब 68% आबादी 15 से 20 साल के बीच है, जबकि 65 साल की आबादी सिर्फ 7% है। यानी भारत अभी फिलहाल एक जवान देश है। अगर यूथ पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में 50% आबादी 25 साल के नीचे है। यानी भारत को यूथ पॉपुलेशन वाला देश कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आपको यह जानकर बहुत शौक लगेगा कि जो 50% वाली यूथ की आबादी है ना, उसमें से ज्यादातर लोगों ने जॉब की तलाश करना ही छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत के यूथ अब घर पर बैठ गया है, लेकिन उसमें उसकी खुशी नहीं है बल्कि मजबूरी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अपने लिए सही जॉब ना ढूंढ पाने की वजह से, स्पेशली गर्ल्स जिन्होंने जॉब ढूंढने ही बंद कर दिया है। भारत में इनकी जनसंख्या के आंकड़े के हिसाब से 25% लोगों ने जॉब ढूंढना ही बंद कर दिया। यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बोला कि स्पेशली गर्ल्स ने जॉब ढूंढना बंद कर दिया। आप सोचोगे उससे क्या फर्क पड़ता है, बॉयज तो ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो एक घर में 4 महिलाएं और 1 पुरुष होते हैं ना, ऐसे बहुत ही कम घर होते हैं जो फाइनेंशियल फिट होते हैं।
इसीलिए आज के वक्त पर महिला भी एक मेजर रोल प्ले करती है घर चलाने में। साल 2019 की एक रिपोर्ट इस बात का दावा करती है कि 2019 में 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे, जबकि लॉकडाउन के बाद करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। यहां तक कि मोदी सरकार का 2014 में लाया गया मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 10 करोड़ जॉब प्रोड्यूस करने वाला था, वो भी अभी फिलहाल फेल होता नजर आ रहा है। अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो इंडियन लॉ है ना, वो इनफ्लेक्सिबल और ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, और यहां तक कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा खराब है, जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का भारत में बेसिक रीजन है वो है एजुकेशन। स्कूल्स तो भारत में प्रतिदिन बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन एजुकेशन आजादी के बाद भी उसी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। स्कूल्स में कभी स्किल्स पर उस तरीके से कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल बेस्ड स्टार्ट से ज्यादा रिटन एग्जामिनेशन पर ज्यादा फोकस करता है, और जब ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और जब बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसमें वो स्किल्स और कॉन्फिडेंस में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। डे बाय डे पॉपुलेशन के बढ़ते ग्रोथ रेट के हिसाब से पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देना हमारे सरकार के कंट्रोल में नहीं है। बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से खेतों पर भी बहुत ज्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। साथ ही लो प्रोडक्टिविटी, डिफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग, कैपिटल की कमी जैसे बहुत सारे मेजर फैक्टर है जो भारत की बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत को इस बेरोजगारी से 2030 तक बाहर निकलना है तो उसे करीब 90 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटी को पैदा करना होगा, और जो हिसाब से आज की सिचुएशन है इंडिया की, उसमें 90 मिलियन जॉब पैदा करना एक नामुमकिन सी बात है। आजकल के लोग अनएम्प्लॉयमेंट को काफी हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अनएम्प्लॉयमेंट ना ही सिर्फ लोगों को बल्कि देश को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिकेटर ऑफ नेशनल डिस्ट्रक्शन भी माना जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अपने साथ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, एक्सप्लॉयटेशन, क्राइम, थेफ्ट, डकैती और पॉवर्टी जैसी चीजें लेकर आती है, जिससे ओवरऑल नेशनल रेवेन्यू लगातार गिरती जाती है। अगर हम इससे होने वाले पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस को देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काफी ज्यादा देश में अशांति देखी जाती है। लोगों के दिलों में सरकार के लिए गुस्सा देखने को मिलता है। फैमिली प्रेशर की वजह से बच्चा पढ़ाई करके डिग्री तो हासिल कर लेता है, लेकिन जब उसके बाद उन लोगों को जॉब्स नहीं मिलती है तो वो आक्रोश सड़कों पर देखने मिलता है, और इसी कारण की वजह से सरकार भी स्टेबल नहीं रह पाती। बेरोजगारी की वजह से आज चाइल्ड क्राइम भी बहुत बढ़ते दिख रहे हैं। पैसे की वजह से माँ बाप अपने बच्चों को भी सही एजुकेशन नहीं दे पाते, जिसकी वजह से परिवार का खर्च पूरा करने के लिए काफी बच्चों को छोटी से छोटी उम्र में ही काम करना पड़ जाता है, जिसके कारण कई सारे बच्चे गलत संगत में पड़ने की वजह से बाल अपराधी बन जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत में हमेशा से ऐसी बेरोजगारी नहीं थी। एक समय था भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब ब्रिटिशर भारत आए तो उन्होंने भारत को लूटना शुरू कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब ब्रिटिशर थे तब से भारत में बेरोजगारी आना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शहरों में शुरू होते गए, वैसे वैसे गांव से छोटे मोटे यूनिट्स बंद होने लग गए, जिसके कारण गांव में पैसे कमाने के लिए लोगों को शहरों में आना पड़ा था। तब जॉब्स बहुत थी, लोग कम थे, और आज लोग ज्यादा है, जॉब्स कम है, और बढ़ती ग्रोथ रेट से आज भी लोग शहरों में आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना मुश्किल होता जा रहा है। और आजकल के कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी छोटे मोटे जॉब करना उनके शान और शौकत के खिलाफ समझते हैं, इसीलिए वो कम दर्जे वाली नौकरी भी नहीं करते और घर पर बैठ जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इंसान को काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपराध करने में भी देरी नहीं करता। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा देने का रास्ता ढूंढना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बेरोजगारी को आखिर दूर करे तो करे कैसे। उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कतर का। कतर जैसे देश को तो आप सभी लोग जानते होंगे। एक वक्त था जब कतर में बेरोजगारी बहुत थी, लेकिन कतर ने अपने नागरिकों को फाइनेंशियल सपोर्ट किया, फ्री एजुकेशन दी और फ्री हॉस्पिटैलिटी दी, जिसके कारण आज कतर में अनएम्प्लॉयमेंट 0.1% से भी कम है। अब आप बोलोगे कतर तो ऑयल बेचकर कर सकता है, वो खुद ही इतना अमीर देश है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ऑयल बेचने से इतना कुछ नहीं होता। कतर ने अपने शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई, पार्क्स बनाए और भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए टूरिस्ट कई देशों से आते थे। वहीं टूरिज्म के पैसे से कतर अपने नागरिक को हेल्प करता था एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी में। उसके बाद कतर ने अपने देश के काफी सारे टैक्सेस कम कर दिए, जिसके कारण बड़ी बड़ी बाहर की कंपनीज कतर में आने शुरू हो गई, जिससे कतर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। यहाँ तक कि उन कंपनियों में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई सारे देश के लोग भी वहां जाकर काम करते हैं। इससे साबित होता है कि टैक्स कम करने से ना ही कतर ने उनके देश को एम्प्लॉयमेंट दिलाया, बल्कि साथ ही साथ बाहर के देशों को भी वहां से रोजगार मिला। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे इस वक्त भारत को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए रोजगार के मामले में।
अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, फैशन एक ऐसी चीज है जो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। कुछ लोग तो फैशन को लेकर इतना सीरियस होते हैं कि 3 से 4 बार रिसेंटली खरीदे हुए कपड़े को पहनकर फेंक देते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई अमीरों की। अब बात करते हैं मिडिल क्लास के बारे में। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो ट्रेंड के हिसाब से फैशन करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की वजह से वो कर नहीं पाते। तो सोचिए, अगर न्यू फैशनेबल क्लोथ्स आपको 10% से कम में मिले तो क्या आप उस शॉप पर बार बार नहीं जाओगे ना? ये तो एक ह्यूमन फंडा है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उस ब्रांड के बारे में बात करने वाला हूँ जो कम रेट में आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। उस ब्रांड का नाम है ज़ूडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ज़ूडियो ने कपड़े की इंडस्ट्री में तहलका मचा के रखा है। यहाँ आपको अच्छे स्टाइलिश क्लोथ सिर्फ 199 रुपीज में देखने को मिल जाएंगे। ज़ूडियो ने ना ही सिर्फ इतने कॉम्प्लिकेटेड क्लोथ मार्केट को क्रैक किया है, यहाँ तक कि ट्रेंड्स और H&M जैसे ब्रांड को भी टक्कर देता हुआ आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोस्तों, इस ब्रांड ने इतनी पॉपुलैरिटी सिर्फ 6 सालों में हासिल की, वो भी बिना कोई मार्केटिंग किए। कैसे इस ब्रांड ने बिना मार्केटिंग किए हुए इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की और कैसे ये ब्रांड 2-2 हजार के टी-शर्ट्स इतने सस्ते रेट में बेच रहा है, इन सारी स्ट्रेटेजीज को जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि सस्ते में मिल रहा है मतलब लो क्वालिटी होगी, लेकिन ज़ूडियो में ऐसा नहीं है दोस्त। यहाँ बड़े बड़े फैशन रिटेलर जैसे फ्यूचर लाइफस्टाइल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल अपने प्रोडक्ट को इतने महंगे रेट में बेचने के बाद भी काफी लॉस में चल रहा है। ऐसे में ज़ूडियो सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इतने कम रेट में बेचकर इतना प्रॉफिटेबल कैसे बना हुआ है? इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि ज़ूडियो की शुरुआत कैसे और कब हुई। दोस्तों, इंडिया में फैशन इंडस्ट्री आजकल काफी बूम कर रही है। सभी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। वहीं ज़ूडियो ने बड़ी बड़ी सिटीज को टारगेट किया है जहां 70% से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इस चीज पर फोकस करते हुए ट्रेंड लिमिटेड ने 2016 में ज़ूडियो की शुरुआत की और उसे लॉन्च किया। ये लॉन्च होते ही ट्रेंड करने लगा। और आपको बता दूं, ट्रेंड लिमिटेड टाटा ग्रुप के अंडर आता है, जिसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। उस समय पॉपुलर ब्रांड जैसे H&M, ज़ारा, ट्रेंड, फैब इंडिया और कई सारे ब्रांड्स इतने एक्सपेंसिव होते थे कि एक मिडिल क्लास आदमी उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। उस चीज को देखकर टाटा ने ज़ूडियो की शुरुआत की, जिसका मकसद अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ स्टाइलिश आउटफिट प्रोवाइड करना था, ताकि लोग अपने बजट में रहकर भी ट्रेंड को फॉलो कर सके। ज़ूडियो कई सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जिसमें क्लोथिंग्स, फुटवेयर और कई सारे एसेसरीज आती है, वो भी एकदम लो प्राइस में। आजकल की जनरेशन में ये ब्रांड काफी ट्रेंड कर रहा है, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट। ज़ूडियो ने अपना पहला स्टोर बेंगलोर में ओपन किया था। उसके बाद ज़ूडियो ने एक्सपांड करना स्टार्ट किया। ज़ूडियो की टोटल स्टोर्स की बात करें तो 119 सिटीज के अंदर 394 स्टोर्स ओपन हो चुके हैं अब तक। ज़ूडियो ने बहुत तेजी से एक्सपांड किया, क्योंकि अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो 2015 में H&M की भी शुरुआत हुई थी, जिसके अब तक सिर्फ 51 स्टोर्स मौजूद है। हैरान मत होइए, बता रहा हूँ आखिर ज़ूडियो ने ये सब कैसे किया। ज़ूडियो ने सबसे पहले एक ही फंडे पर फोकस किया, वो है बेस्ट क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस, और इसी पर फोकस करते हुए उनकी गाड़ी चल पड़ी। देखिए, पूरी दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले जो महंगे ब्रांड्स अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरे जो अच्छा तो दिखना चाहते हैं लेकिन महंगे होने की वजह से लोकल ब्रांड्स पर डिपेंड रहते हैं। बिल्कुल मेरी तरह उन्हें एक्सपेंसिव ब्रांड्स और प्राइस टैग से कोई लेना देना ही नहीं होता है, और ऐसे कस्टमर्स इंडिया के अंदर 60% है, और ज़ूडियो ने इन्हीं कस्टमर्स पर फोकस किया। ऐसे ही टाटा के नाम ज़ूडियो से जुड़ा होने के वजह से लोगों के दिल पे भरोसा तो वैसे ही आ गया। यहाँ 49 रुपीज से लेकर 999 के बीच में इतने कलेक्शन मिल जाएंगे आपको कि लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ज़ूडियो की इसी स्ट्रेटेजी की वजह से उसे कोई बीट ही नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक टी शर्ट जो आपको H&M में 2000 का मिलता है, वही सेम टी शर्ट आपको ज़ूडियो पर 399 में मिल जाएगा। और एक ब्रांड है वेस्ट साइड, अगर उसे भी आप कंपेयर करोगे तो 3x का डिफरेंस तो आपको देखने मिल ही जाएगा, ये गारंटी है। इनकी सेकंड स्ट्रेटेजी है लो डिजाइनिंग कॉस्ट।
दूसरे सारे ब्रांड्स नए कपड़े डिजाइन करने के लिए डिजाइनर पर अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ज़ूडियो में ऐसा नहीं है। ज़ूडियो क्या करता है, जितने भी क्लोथ्स है मार्केट में उनकी कॉपी करता है। इसीलिए ज़ूडियो को फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड भी कहा जाता है। बात करें थर्ड स्ट्रेटेजी की, तो वो है पावर ऑफ मैसिव वॉल्यूम। किसी भी चीज को अगर आप बल्क में उसकी प्रोडक्शन करोगे तो आपकी मेकिंग कॉस्ट उतनी ही कम होगी। यही स्ट्रेटेजी के साथ ज़ूडियो भी अपनी कॉस्ट को कम कर देता है। और कई लोगों के दिमाग में तो एक सवाल बहुत आ रहा होगा, इतने सस्ते कपड़े बेच रहा है ज़ूडियो, मतलब वो कपड़ों को हो सकता है चाइना या बांग्लादेश जैसे देशों से इंपोर्ट कर रहा हो। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़ूडियो का हर एक प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है और मैक्सिमम ज़ूडियो का प्रोडक्शन बेंगलोर में किया जाता है। अब बात करें फोर्थ स्ट्रेटेजी की, तो वो है स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आजकल जितने भी ब्रांड्स है ना मार्केट में, वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्हें मार्केट में सर्वाइव करना है तो क्लोथ्स को अप टू डेट रखना पड़ेगा। और इसी वजह से ज़ूडियो हर हफ्ते अपने एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स को हटाकर अपने स्टोर्स में नए प्रोडक्ट लगा देता है। और अगर आज आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसे आप अगले हफ्ते देखना चाहोगे तो वो आपको स्टोर्स में नहीं देखने मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट बिक चुका है, वो बिके या ना बिके उस स्टोर से हटा दिया जाता है। एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप अपना ही एग्जांपल ले लो। अगर किसी स्टोर्स में आपने एक कपड़े महीनों तक लगे हुए या टंगे हुए देखोगे तो आप उस स्टोर्स में घुसोगे ही नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं घुसोगे। स्पेशली गर्ल्स, हर ब्रांड उस क्लोथ से कमाए या ना कमाए, कुछ दिनों बाद उसे हटाना ही पड़ता है और नए डिजाइन रखनी पड़ती है, स्पेशली इन वुमेन्स क्लोथ, क्योंकि वैसे ही लड़कियां इतनी चूजी रहती है। अगर एक ही चीज उन्हें एक स्टोर में बार बार देखने मिले तो वो उस स्टोर का नाम लेना ही पसंद नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों सबसे मुद्दे की बात ज़ूडियो की क्या है पता है? आपको जानना बहुत जरूरी है। ज़ूडियो इतने कम रेट में अब तक कैसे सेल करता है, और मैंने तो आज तक कोई ज़ूडियो की एडवर्टाइजमेंट तक नहीं देखी, फिर बिना मार्केटिंग किए हुए कैसे इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ज़ूडियो की वो 3 तरीके जिससे ज़ूडियो को अपना कॉस्ट मेंटेन रखने में हेल्प करता है। पहला है जीरो मार्केटिंग कॉस्ट। ज़ूडियो की मार्केटिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो है। ज़ूडियो ने आज तक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, यहाँ तक कि बिना कोई सेलिब्रिटी के चेहरे के ज़ूडियो 1100 करोड़ से भी ज्यादा सेल्स करता आ रहा है। लेकिन कैसे? तो मेरे दोस्तों ज़ूडियो फोकस करता आ रहा है क्वालिटी और प्राइस पर, जहां वो बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट 999 में बेच रहा है। और दोस्तों ये इतना आसान टास्क नहीं है जितना स्क्रीन पर दिख रहा है। वही इसके कॉम्पिटिटर H&M की बात करें तो $281 मिलियन सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और प्रमोशन में खर्च करता है वो। लेकिन ज़ूडियो की माउथ एडवर्टाइजमेंट होती है, वो भी बिना एक पैसे खर्च किए। वो होती है उनके क्वालिटी और प्राइसिंग की वजह से। आज तक ज़ूडियो का रिकॉर्ड रहा है 60% ऐसे कस्टमर्स है जो रिपीटेड ज़ूडियो से शॉपिंग करते हैं। और साथ ही साथ फ्री एडवर्टाइजमेंट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आपको हर प्लेटफॉर्म पर ज़ूडियो से रिलेटेड काफी वीडियोस देखने मिल जाएगी, ज़ूडियो के कलेक्शन और प्राइस को इंडिकेट करते हुए। ऐसे में कस्टमर्स को स्टोर्स में विजिट करने में ज्यादा देर नहीं लगती। सेकंड मेजर रोल है आउटलेट्स का लोकेशन। ज़ूडियो अपने लोकेशन पर बहुत फोकस करता है। ऑल ओवर इंडिया ज़ूडियो के टोटल स्टोर है 396 है और मुंबई में टोटल 10 है। ज़ूडियो अपना स्टोर वही जगह पर ओपन करता है जहां रियल एस्टेट प्राइस कम हो। जब कॉस्ट को मेंटेन रखना है तो एक्सपेंसेस पर भी फोकस करना पड़ेगा। वही ज़ूडियो अपने स्टोर्स वही ओपन करता है जहां ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और रेंट भी ज्यादा कम होता है। और साथ ही साथ वो ऐसी जगह पर भी फोकस करता है जहां ऑब्वियसली रेंटल कॉस्ट बहुत कम हो और उनका कोई कॉम्पिटिटर भी ना हो, जिसकी वजह से वो अपने क्लोथ्स ज्यादा पैसे में ना बेचे। थर्ड पॉइंट है स्मार्ट प्लानिंग। दोस्तों बहुत सारे ब्रांड आज मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करते आ रहे हैं, लेकिन ज़ूडियो अपने प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर सेल ही नहीं करता। कुछ लोगों को ये नेगेटिव पॉइंट भी लगेगी, लेकिन ज़ूडियो का मानना है कि ऑनलाइन रिटर्न पार्सल किसी भी ब्रांड को लॉस मेकिंग कंपनी बनाने में मेजर रोल प्ले करती है। इसीलिए इनका टारगेट इनके ज़ूडियो स्टोर्स है, वहीं आकर कस्टमर को खरीदना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन डिलीवरी मेंटेन करना भी इतना आसान नहीं है जितना पेपर पे दिखता है। फोर्थ पॉइंट है फोको मॉडल। तो अब सवाल आता है कि ज़ूडियो ने इतने कम समय में 394 स्टोर कैसे खोल दिए। तो ज़ूडियो वर्क करता है फोको यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पर। इसमें ज़ूडियो फ्रेंचाइजी देता है जिसमें इन्वेस्टर से पार्टनरशिप करता है जो फंड प्रोवाइड करता है। इसके लिए 6 से 8,000 स्क्वायर फुट की स्पेस की जरूरत होती है। फ्रेंचाइजी फीस 10 लाख रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेंसी, ब्रोकरेज, इन सभी चीजों को मिलाकर टोटल फ्रेंचाइजी कॉस्ट होती है 2 से 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। इसके बदले इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड परसेंटेज रेवेन्यू दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना।
और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंडिया में हर साल 1500 से ज्यादा मूवी बनती है, लेकिन उसमें से 100 मूवी हिट होती है, बाकी की 1400 मूवी फ्लॉप हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी फिल्म्स बनना हर साल, आखिर क्या जुगाड़ है ये फिल्म इंडस्ट्री का? फिक्र मत करिए, आपका दोस्त और होस्ट है ना यहाँ पर, सब डीप नॉलेज आपको मिल जाएगा। फिक्र मत करिए, बस वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए आखिर क्या माजरा है जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फ्लॉप होने के बावजूद इतनी सारी फिल्म हर साल रिलीज होना, इसके पीछे राज छुपा है प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा हॉल वालों के पास। चलिए थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये पूरा एक चेन सिस्टम। सबसे पहले आता है इसमें प्रोड्यूसर, जो अपना पूरा पैसा लगाकर फिल्म बनाता है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा को बेचता है, और सिनेमा में जाकर आप और मैं जैसे लोग वहां जाकर देखते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ कि प्रोड्यूसर कैसे पैसे कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे पैसे कमाता है और सिनेमा हॉल कैसे पैसे कमाता है। वैसे तो बिजनेस के 4 पिलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ 3 पिलर्स है, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल। प्रोड्यूसर का काम होता है पैसे लगाना और पूरी मूवी को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हुए पूरी करना। जब हम सिनेमा में जाते हैं ना, तो प्रोड्यूसर का नाम तक नहीं देखते, लेकिन प्रोड्यूसर बहुत अहम रोल प्ले करता है एक फिल्म बनाने में, क्योंकि जो मूवी बनती है वो 4 स्टेज में बनती है और वो चारों स्टेज प्रोड्यूसर को जिम्मे होते हैं। पहला स्टेज है डेवलपमेंट। इसमें सभी चीजें फाइनल होती है, जैसे गाना कौन लिखेगा, स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, लोकेशन क्या होगी, ये सारी चीजें डिसाइड होती है डेवलपमेंट प्रोसेस में। यहाँ तक के सभी चीजों की डेट इसी स्टेज में फाइनल होती है। अब जब सभी चीजें फाइनल होने के बाद अब होता है मूवी बनना स्टार्ट। स्टेज 2 जिसे कहते हैं प्री प्रोडक्शन। जैसे जो हीरोइन फाइनल हुई है उसके कॉस्ट्यूम फाइनल हुए या नहीं, लोकेशन जो फाइनल किया गया है वो रेडी है, अगर है तो वहां सेट बनेगा, अगर सेट बनेगा तो बना या नहीं, अगर जूनियर आर्टिस्ट लेना है तो वो आ गया क्या, कोरियोग्राफर आ गया क्या, ये सारी चीजें प्री प्रोडक्शन में आती है। उसके बाद थर्ड स्टेज में आता है प्रोडक्शन। एक्चुअल चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे स्क्रिप्ट का अकॉर्डिंग शूटिंग करना, खाने पीने का खर्चा, मटेरियल, इक्विपमेंट, आर्टिस्ट का पेमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो भी एक्सपेंस फिल्म से रिलेटेड है वो सारे कॉस्ट प्रोड्यूसर पे करता है। फिर जब मूवी की शूटिंग पूरी हो जाती है उसके बाद आता है लास्ट स्टेज, वो है पोस्ट प्रोडक्शन, जहां मूवी की डबिंग होती है, जहां शूट कट किए जाते हैं, एक्चुअल एडिटिंग होती है, गाने फिल्माए जाते हैं। ये सारी चीज आती है फोर्थ स्टेज में। इन सभी स्टेज पर प्रोड्यूसर के पैसे लगे होते हैं। अब जब इतने पैसे लगाने के बाद अब बारी आती है पैसे कमाने की, जिसका हर प्रोड्यूसर को इंतजार है। जितना हम इंतजार करते हैं ना, उससे ज्यादा मूवी का रिलीज होने का इंतजार प्रोड्यूसर करते हैं, आपको पता है, क्योंकि वो वक्त होता है जब उसके लगाए हुए पैसे उसके पास दुगनी कीमत में वापस आता है। अब ये कैसे होता है? रिलीज से पहले प्रोड्यूसर पैसे कैसे कमा लेता है? तो ये सब होता है डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से। और नेशनल लेवल पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन्हें ये मूवी बेचते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल में लगाता है। अब सपोज प्रोड्यूसर ने मूवी बनाई 50 करोड़ की बजट में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को 100 करोड़ में बेच देता है और प्रोड्यूसर वहां फ्री हो जाता है अपना प्रॉफिट लेकर। अब मूवी चले या ना चले उससे उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके अलावा और भी सोर्सेज है जहां प्रोड्यूसर पैसे कमाता है। जैसे उसने इंडियन मार्केट में तो 100 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में भी कोई लेना चाहे तो प्रोड्यूसर वहां से भी बेचकर कमा सकता है। उसके बाद अब कुछ वक्त के बाद OTT पर भी लगेगी, तो वहां भी Amazon, Netflix, हॉटस्टार जैसे और भी OTT प्लेटफॉर्म को बेचकर और प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। उसके बाद सॉन्ग्स को भी सेल करके कमा सकता है, जैसे गाना हो गया आपका, विंग म्यूजिक हो गया, Amazon म्यूजिक हो गया, हंगामा जैसे और भी सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां वो बेचकर और भी अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने के बाद भी प्रोड्यूसर के पास 4 से 5 रास्ते रहते हैं जहां से वो और पैसे कमा सकता है। अब मूवी अब तक रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन प्रोड्यूसर पैसे कमाकर निकल गया। अब मूवी अगर फ्लॉप हो गई तो नुकसान होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, कि ना ही प्रोड्यूसर का। अब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कैसे कमाता है। अब मान लीजिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने 100 करोड़ में प्रोड्यूसर से फिल्म खरीद ली। अब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैं जाऊंगा आइनॉक्स के पास, PVR के पास और भी छोटे मोटे थिएटर्स के पास। अब मान लीजिए 1000 थिएटर को मैं फिल्म राइट बेच रहा हूँ। मैं एक कैलकुलेशन के हिसाब से 20 लाख रुपए का प्राइस रखूंगा। उस हिसाब से अगर 1000 थिएटर ने ले लिया तो मुझे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे 200 करोड़। प्रोड्यूसर कमा कर निकल गया, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा कर निकल गया। अब बात आती है सिनेमा हॉल की। हालांकि वो पैसे कैसे कमाते हैं। अब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमारा तो दिमाग में यही हमेशा आता रहता है कि ये सिनेमा हॉल वाला कितना पैसे कमाता हो। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटर से 20 लाख में खरीदी हुई फिल्म अब उसे वो अपने सिनेमा हॉल में दिखाएगा। जब जितने लोग देखेंगे उसे वो अपना 20 लाख पहले तो कवर करके अपना प्रॉफिट निकालेगा। लेकिन यहाँ भी एक फंडा है,
अगर कोई मूवी मान लीजिए ईद के दिन रिलीज हुई, जैसे सलमान खान की कोई मूवी ईद के दिन रिलीज हुई, तो हो सकता है जो मूवी उसने 20 लाख में खरीदी हो उससे वो 50 लाख या 1 करोड़ भी बना ले। लेकिन अगर कोई फ्लॉप हुई और अगर उसे 20 लाख में खरीदा गया है, हो सकता है उसे वहां 10 से 12 लाख रुपए ही बने, तो यहाँ सिनेमा वालों का नुकसान होता। जैसे यहाँ मान लीजिए 8 लाख का नुकसान हुआ, तो अब सिनेमा वाला ये कैसे कवर करेगा? तो मेरे दोस्तों, सिनेमा वाला कवर करता है अपने पॉपकॉर्न। वो 50 रुपए का पॉपकॉर्न 500 रुपए में बेचता है। असली सिनेमा की कमाई का रास्ता यही है। कुछ थिएटर्स में तो ये माइंडसेट लेकर चलते हैं कि मूवी से सिर्फ पैसे बनाओ, कवर कर ले जितना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, बाकी रही कमाई की बात तो वो पॉपकॉर्न और नेचोस बेचकर कमा लेंगे। आपने भी देखा होगा, हम और आप जैसे मूवी देखने जाते हैं, जितनी मूवीज की टिकट का प्राइस नहीं होता उससे डबल प्राइस हम वहाँ इंटरवल में स्नैक्स खा लेते हैं। अब आपने देखा, प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचकर कमा कर निकल गया, डिस्ट्रीब्यूटर ने सिनेमा हॉल वाले को बेचकर कमा के निकल गया। अब बात आई सिनेमा हॉल की, तो वो नुकसान होने पर पॉपकॉर्न से बेचकर कमा कर निकल जाएगा। तो ये जो सप्लाई चेन है वो इंटरलॉक है एक दूसरे से, इसीलिए सब कमाते हैं, इसीलिए हर साल इतनी सारी मूवीज बनती है। अब बात करते हैं हीरो हीरोइन की, तो वो मूवीज के हिट होने पर डिपेंड रहते हैं। अगर मूवी हिट हो गई तो हीरो की डिमांड बढ़ेगी, उससे ज्यादा मूवीज मिलेगी, हो सकता है वो नेक्स्ट मूवी में अपना चार्ज बढ़ा भी। डिस्ट्रीब्यूटर उसकी मूवी ज्यादा पैसे में खरीदेगा, सिनेमा वाले भी डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छे अमाउंट में लेंगे क्योंकि उनकी भी अच्छी खासी टिकट बिकेगी। अगर मूवी फ्लॉप हुई तो उसका भी असर हीरो हीरोइन पर ही पड़ेगा, उनको मूवीज की ऑफर्स कम आने लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर उनकी मूवीज लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी। लेकिन आजकल बहुत से सेलिब्रिटीज ने अपना ही प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है, उन्हें इस चेन में भी अच्छा खासा कमाना है। पहले प्रोड्यूसर कौन था? साजिद नाडियाडवाला, यूटीवी, ईरोस इंटरनेशनल, यही थे। लेकिन आजकल सेलिब्रिटीज भी इसमें घुस गए। हमारे सलमान खान, उन्होंने भी स्टार्ट किया है, बोले अब मैं भी प्रोड्यूस करूंगा, सलमान खान प्रोडक्शन। फिर हमारे शाहरुख खान कहाँ पीछे रह सकते थे, उन्होंने भी कहा मैं भी मूवी प्रोड्यूस करूंगा, उन्होंने लाया रेड चिलीज। आमिर खान ने भी कहा मैं भी प्रोड्यूस करूंगा, आमिर खान प्रोडक्शन। इन लोगों ने अपना ही प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, मैं मूवी भी बनाऊंगा, मैं बेचूंगा भी और डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं ही बनूंगा। अभी आप सलमान खान और शाहरुख खान को ही देख लो, इन लोगों की साल में 1 या 2 ही मूवी आती है, दूसरे हीरोज की 8 से 10 आती है, लेकिन फिर भी इनका नेटवर्थ सबसे ज्यादा है क्योंकि पूरे सप्लाई चेन में इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना तो मत ही भूलना।